अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। राइट, हम लोग डिस्कस करेंगे महाराजा शिवाजी जी के बारे में या छत्रपति शिवाजी जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बहुत ध्यान से आपको देखना है। सेक्शन 144 144 की धारा जो है वो इंपोज की गई अभी रिसेंटली तेलंगाना के बोधन शहर के अंदर। राइट, वहां पर एकदम से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया छत्रपति शिवाजी जी का। जैसे ही स्टैचू इंस्टॉल किया गया तो दो गुट जो है वो आपस में भिड़ पड़े। तो वो चीज इतना खास अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का नहीं है। मेन चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है शिवाजी जी के बारे में जानना, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को पूरी तरह से अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सो महाराजा शिवाजी जी की बात करें या छत्रपति शिवाजी जी की बात करेगा इस तो इनका जन्म वर्ष 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, इनकी माताजी का नाम जीजा बाई। वर्ष 1637 में अपने पिता से पूना की जागीर इन्हें विरासत में मिली थी। पूना की जागीर स्टार्टिंग जो इनकी हुई थी पूना से हुई थी। राइट, इनके अचीवमेंट्स की बात करें छत्रपति शिवाजी जी के, तो शिवाजी जी ने सबसे पहले बीजापुर के शासक को हराते हुए रायगढ़, कोंडाना और तोरण पर विजय प्राप्त की। फिर 1647 में अपने दादाजी कोंडादेव की मृत्यु के बाद शिवाजी जी ने उनकी जागीर का पूर्ण प्रभार ग्रहण किया। राइट, यानी कि पूरी तरह से फुल चार्ज जो है वो उनकी जागीर का इन्होंने एज्यूम कर लिया शिवाजी जी ने उनकी डेथ के बाद, उनके दादाजी की डेथ के बाद। राइट, और मराठा सरदार चंदा राव मोरे इनको पराजित कर जावली पर कब्जा कर लिया इन्होंने, और इस विजय के पश्चात वह मावला क्षेत्र के स्वामी बन गए। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और 1657 में उन्होंने बीजापुर साम्राज्य पर हमला किया और कोंकण क्षेत्र में कई पहाड़ी किलों पर कब्जा कर लिया। फिर बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी जी के खिलाफ युद्ध करने के लिए अफजल खान को भेजा, लेकिन शिवाजी जी ने 1659 में अफजल खान की साहसिक तरीके से हत्या कर दी। डेयरिंग मैनर में उनका मर्डर कर दिया शिवाजी जी ने। और इसके अलावा शिवाजी जी के सैन्य अभियान और उनके विजय की बात करें, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो शिवाजी जी की सैन्य विजयों ने उन्हें मराठा क्षेत्र में एक महान व्यक्ति बना दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी जी के अधीन मराठा शक्ति के हो रहे उदय को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था। तो औरंगजेब जो है वो काफी समय से नजर गड़ाकर बैठा था कि किस प्रकार से शिवाजी जी की ग्रोथ जो है वो हो रही है यहां पर मराठा क्षेत्र में। और औरंगजेब ने डेक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को शिवाजी जी पर नियंत्रण करने के लिए भेजा, और इस युद्ध में शिवाजी जी को मुगल सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो औरंगजेब की तरफ से शाइस्ता खान सामने आया और शाइस्ता खान ने शिवाजी जी को जो है वो हरा दिया और पूना पर वापस मुगल का अधिकार हो गया। लेकिन शिवाजी जी ने एक बार फिर 1663 में पूना में शाइस्ता खान के सैन्य शिविर पर एक साहसिक हमला किया, और इस युद्ध में शाइस्ता खान का बेटा मारा गया और शाइस्ता खान घायल हो गया। 1664 में शिवाजी जी ने मुगलों के मुख्य बंदरगाह यानी कि उनका जो चीफ पोर्ट था मुगल्स का, सूरत, इस पर हमला किया और उसे लूट लिया। औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजकर शिवाजी जी को हराने के लिए दूसरा प्रयास किया, और राजा जय सिंह पुरंदर के किले को घेरने में सफल रहे। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुरंदर की संधि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। जून 1665 में शिवाजी जी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच में हुई थी, और ये राजा जय सिंह किसकी तरफ से आए थे, तो औरंगजेब की तरफ से। तो इनके बीच पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हम लोग को देखने को मिली थी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर का ईयर, तो ईयर ध्यान में रखना 1665 किन के बीच में हुई, शिवाजी जी और या तो औरंगजेब ध्यान में रखना, या तो राजा जय सिंह प्रथम ध्यान में रखना। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संधि के अनुसार संधि में क्या चीज मेंशन थी, तो शिवाजी जी को अपने कब्जे वाले 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को सौंपना पड़ गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें हम लोग को देखने को मिला कि जो इससे पहले जो लड़ाई हुई थी पुरंदर में हम लोग को देखने को मिला था, तो राजा जय सिंह पुरंदर के किले को घेरने में सफल रहा था, आपको बताओ। और औरंगजेब ने जो है वो आमेर के राजा जय सिंह को भेजा था शिवाजी जी को हराने के लिए। सेकंड अटेम्प्ट था औरंगजेब का, फर्स्ट अटेम्प्ट में
औरंगजेब जो है वो फेल हो गया था, सेकेंड अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हो गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ, उसने जो है वो क्या किया, इवन पहले अटेम्प्ट में भी आप जानते हैं कि उसने पुणे के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था, बट औरंगजेब जो है वो पूरी तरह से जो है वो चाह रहा था कि पूरी तरह से शिवाजी जो है वो घुटने पर आ जाए। बट ऑब्वियस ही बात है, जो विजेता होता है, जो वीर इंसान होता है, वो कभी भी घुटने पे नहीं आता, वो कुछ समय तक सेटबैक करता है। जैसे कि हो सकता है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा लगता हो कि अरे यार अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, यार बहुत हालत खराब हो गई, कितना पढ़े और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज ब्लैंक हो गए। जब ऐसा लगे, थोड़े समय के लिए अपने आप को रेस्ट दिया करो। मतलब रेस्ट देने का मतलब कि आप 2 कदम पीछे लेकर फिर तेज रफ्तार से जो है वो आगे दौड़ोगे। इट मीन्स दिस ओनली कि कभी भी अपने आप को जो है वीक मत समझो यार। इस प्रिपरेशन के दौरान सबके साथ, इवन टॉपर्स होते हैं उनके साथ ये सेम प्रॉब्लम्स आती है। आप इंटरव्यू देखिए टॉपर का, मोटिवेशन आपको मिलेगा, आती है सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम। ऐसा लगता है कि अरे यार कितना और पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, फर्स्ट लेवल आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसमें अपने आप को निराश नहीं करना है, 2 कदम पीछे लेना है और तेज रफ्तार से फिर आगे दौड़ना है, अपने आप को तैयार करना है। हुआ यही, अभी देखते जाइए शिवाजी जी। क्या होता है कि जो भी लीडर पर्सनालिटी जो होती है ना, जैसे आप लोग हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, लीडर, आप राजा होंगे डिस्ट्रिक्ट के, आप लीड करेंगे पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को, फिर बाद में चल के जब सेक्रेटेरिएट लेवल पर जाएंगे पूरी कंट्री को, राइट। सो द थिंग इज कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, और उस पोस्ट में हर कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ वही व्यक्ति बैठेगा जो मेहनत करेगा, वही व्यक्ति बैठेगा जिसके अंदर वो क्वालिटी होगी। और एक कॉमन क्वालिटी होती है लीडर्स में। आप शिवाजी जी की बुक जो है वो पढ़िएगा, काफी फेमस इनकी बुक्स भी हैं, राइट। तो उसमें आपको जो है वो स्टार्टिंग से ही पता लगेगा कि इनको कैसे इनके पेरेंट्स ने ट्रेन किया था। क्या होता है, किसी बच्चा जो है उसको अगर आपको लीडर बनाना है या आगे सक्सेस जो है वो अचीव करवानी है, तो बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग बचपन से ही हुई थी, पॉजिटिव माइंडसेट के थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बचपन से ट्रेनिंग नहीं भी हुई है, अभी तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो ना, अभी तो आप अपने माइंड को सिखा सकते हो। कभी भी नेगेटिविटी अपने माइंड को मत दो, कभी भी ये मत बोलो कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तुम लोग तैयारी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए कर रहे हो ना, अटेम्प्ट करने के लिए। कभी ये मत बोलना किसी को कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज में, या मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। सिर्फ एक ही चीज बोलना, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं किसी को, लोग मजाक उड़ाते हैं, छोड़ो उन लोग को। अपने आप से बोलो कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मेरी तैयारी हो रही है फॉर सिलेक्शन, नॉट फॉर अटेम्प्ट, राइट। तो कभी भी ये मत बोलो कि ये मेरा ये वाला फलाना अटेम्प्ट है। एवरी अटेम्प्ट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, तो आखिरी अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट की तरह ही देना है, फोड़ के मन लगा के तैयारी करो, राइट। कभी भी निराश नहीं होना है। कभी भी ऐसा लगे कि अरे यार प्रॉब्लम्स आ रही है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या 2 मिनट अपने आप को शांत करो, रिलैक्स करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई वढ़ाई को साइड में रखो, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, डिटैच कर लो अपने आप को सब चीजों से, थोड़ा सोचो, 2 कदम पीछे लो और फिर तेज बढ़ो आगे, राइट। बट रुकना नहीं है कहीं पर भी। रुकते हैं वो लोग जो कभी भी विजेता नहीं बन पाते, जो कभी भी विनर नहीं बनेगा, वो रुक जाएगा, वो स्टॉप कर देगा अपनी जर्नी को। बट यू गाइज आर विनर्स। शिवाजी जी हारे, बट फिर से अभी ये खड़े होंगे। देखिए, संधि के अनुसार शिवाजी जी को अपने कब्जे वाले 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को सौंपना पड़ा। शेष 12 किले मुगल साम्राज्य के प्रति सेवा और निष्ठा की शर्त पर शिवाजी जी के अधिकार में रहने के लिए दे दिए गए। दूसरी ओर मुगलों ने बीजापुर साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर शिवाजी जी के अधिकार को मान्यता भी दे दी। मुगलों के खिलाफ नए सिरे से इन्होंने फिर युद्ध किया, पूरी तरह से हार गए थे। जितना भी इन्होंने मेहनत करी थी सब चली गई, पूरा पढ़ा, पूरी तैयारी करी, मेहनत करी सिविल सर्विसेज के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर क्या, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो दैट डजंट मीन कि रो गाओ बैठो। नेक्स्ट डे यू शुड गेट अप विद द फुल फोर्स, फुल एनर्जी कि नहीं कोई बात नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट। इस अप्रोच के साथ, और ऐसा नहीं कि इस अप्रोच के साथ फिर 4-5 दिन तक का वो भूत रहा और फिर उतर गया। 4-5 दिन का भूत नहीं, दैट भूत शुड बी टिल योर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो तुम लोग, अटेम्प्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। याद रखना एक बात, लास्ट अटेम्प्ट, एवरी अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट, और उस अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन हासिल करना है, दैट्स इट। शिवाजी जी ने 1670 में सूरत पर दूसरी बार हमला किया और उसे लूट लिया, राइट। नए सिरे से मुगलों के खिलाफ छेड़ी लड़ाई में शिवाजी जी ने लगातार जीत हासिल करते हुए लगभग अपने सभी खोए हुए प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। 1674 में शिवाजी जी ने रायगढ़ में राज्य अभिषेक किया
और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी। दिस पर्टिकुलर इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1674 याद रखिएगा, रायगढ़, यहां पर इन्होंने राज अभिषेक करके छत्रपति की उपाधि जो है वो हासिल कर ली। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मैनेज करोगे, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करोगे, तो आपसे तो यहां से क्वेश्चन उठाकर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का लेवल क्या है। सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, तो ऑब्वियस ही बात है कि फोकस जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। तो शिवाजी जी ने एक सुदृढ़ प्रशासन प्रणाली की नींव रखी, फाउंडेशन रखा एक साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। उनकी शासन पद्धति में राजा सरकार की धुरी था, किंग जो था वो पाइवेट था, गवर्नमेंट का मेन रोल जो था वो किंग का था। और उसकी सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। अष्टप्रधान, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टप्रधान क्या है, तो दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, याद रखिएगा। फिर पेशवा, पेशवा कौन? वित्त और सामान्य प्रशासन के लिए पेशवा को रखा गया था, फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बाद में पेशवा प्रधानमंत्री बन गया था, पेशवा की पोस्ट है वो प्रधानमंत्री को मिल गई थी। फिर सर ए नौबत या सेनापति की अगर हम बात करें, सर ए नौबत, यहां पे क्वेश्चन बनेगा सर ए नौबत कौन है, तो मिलिट्री कमांडर, एक ऑनररी पोस्ट थी, एक मानद पद हम लोग को देखने को मिला था, सेना नायक या सेनापति, राइट? अमात्य, क्वेश्चन आया है ये अमात्य से रिलेटेड कि बताइए अमात्य क्या है, तो अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार, राइट? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर वकनवीज, ये खुफिया पोस्ट और घरेलू मामले के थे। वकनवीज इंटेलिजेंस पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए ऑफिसर थे। सचिव, पत्राचार, करस्पॉन्डेंस। सुमंत, समारोह के प्रमुख, कोई भी अगर मतलब सेरेमनी वगैरह जो होती है उसके मास्टर। न्यायाधीश, तो नाम से ही समझ आ रहा है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। पंडित राव, दान और धार्मिक प्रशासन के लिए, राइट? चैरिटीज और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये एक एक चीज आपको। तो ये हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, राइट? यू गाइस विल बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट? सिविल सर्वेंट बन हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट करे उससे रिलेटेड भी आप पॉलिसीज बनाओगे, तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्व नीति, रेवेन्यू पॉलिसी, तो भूमि को मापने के लिए, लैंड को मेजर करने के लिए काठी, पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन बनेगा काठी क्या है, तो भूमि को मेजर करने के लिए, भूमि को मापने के लिए काठी नामक एक छड़ का उपयोग किया जाता था, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लैंड्स को मेजर किया जाता था एक मेजरिंग रॉड के माध्यम से, जिसे काठी कहा जाता था। भूमि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफाई किया गया था 3 कैटेगरीज में भूमि को, लैंड्स को। एक धान की खेती के लिए, पैडी फील्ड्स के लिए, बगीचे के लिए, गार्डन लैंड्स के लिए, और पहाड़ी भूमि यानी कि हिली ट्रैक्स। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स में लैंड को डिवाइड कर दिया गया था। अब लैंड डिवाइड हो गए, अब क्या वसूलना है? कर वसूलना है, टैक्स, क्योंकि वही तो रेवेन्यू होगी सरकार की, कर। तो टैक्स जो थे वो कौन से थे? मराठा साम्राज्य के बाहर गल साम्राज्य या दक्कन सल्तनत के पड़ोसी क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूल किए जाते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चौथ, चौथ क्या है? नाम से 1/4 समझ में आ रहा है, 1/4 चौथ, तो 1/4। तो पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गया कि लैंड रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा, यानी कि जमीन से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो किसके पास जाएगा? मराठा सरकार के पास जाएगा। तो मराठों के हमलों से बचने के लिए दिए जाने वाला ये कर था, मतलब कि उन टेरिटरीज पर ये कर वसूला जाता था जो मराठा के बाहर थी। ये टेरिटरीज मराठा को इसलिए कर देती थी, बोलती थी, टैक्स देती थी कि आप ये पैसा ले लो बट हमें कभी मत लूटना, हमारे ऊपर कब्जा मत करना। तो मराठा की रेट्स को अवॉइड करने के लिए चौथ यूज किया जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके तहत भू राजस्व का 1/4 हिस्सा, जैसा मैंने आपको बताया कि कर के रूप में वसूला जाता था, टैक्स के रूप में वसूला जाता था। फिर सरदेशमुखी, मराठा द्वारा वंशानुगत अधिकार का दावा की जाने वाली भूमि पर, यानी कि कुछ ऐसी भूमि होती है जिन पर हेरिडेटरी राइट्स होते हैं, बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा और उसके ऊपर, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी ये जमीन थी, तो अब उस जमीन पर भी किसी और का कंट्रोल है, तो बोलते हैं कि नहीं ये जमीन तो हमारी थी, इस पर हमारा अधिकार है, तो इस पर आप जो है वो हमें टैक्स देंगे। और वो कौन सा टैक्स है? सरदेशमुखी। ओवरऑल जो टैक्स होते थे उसके ऊपर लेवी लगता था, मतलब कि एडिशनल टैक्स लगता था, राइट? 10% का। तो चौथ पूरे रेवेन्यू का 1/4, सरदेशमुखी 10%। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाते हैं।
राइट। तो वंशानुगत अधिकार का दावा की जाने वाली भूमि पर उपज या आय, यानी कि उस भूमि से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर वसूला जाने वाला 10% अतिरिक्त कर था। 10% अतिरिक्त कर, 10% एडिशनल लेवी हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, चौथ और सरदेशमुखी का पॉइंट। फिर शिवाजी जी सैन्य प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, अ मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस थे वो, और उनकी सेना अच्छी तरह से संगठित थी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हो, क्योंकि यहां पर शिवाजी जी के बारे में बात करें तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जो है वो देखा जाता है, राइट। और आपकी अगर बात करें, आप एज अ ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने पूरे दिन में टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, राइट। टाइम को कभी भी देखो, क्या होता है टाइम मैनेजमेंट में, कुछ लोग बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। टाइम टेबल जो है वो बना के रखते हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। उसमें बताओ क्या होता है, मैं आपको कभी नहीं एडवाइस करता कि आप प्रॉपर इतने बजे से इतने बजे वाला टाइम टेबल बनाओ जरूर, बट कई बार जब वो टाइम डिस्टर्ब होता है ना, तो आपको उसमें शिफ्ट करना आना चाहिए। आपको क्या करना है, कैसा टाइम टेबल बताना है मैं बताता हूँ। 2 घंटे आपको पॉलिटी को देना है, 2 घंटे आपको इसको देना है, हिस्ट्री को देना है, लेट्स से, राइट। 1 घंटा आपको सीसेट को देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 2 घंटे देने। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि जिससे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि 8 घंटे की मेरी स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे भले ही मैं अपनी, बाय चांस में कुछ मेरा एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, तो मैं अपनी नींद मारूंगा या अपनी नींद मारूंगी, पर वो 8 घंटे मैं कंप्लीट करूंगा या करूंगी, अपने टारगेट को कंप्लीट करूंगा या करूंगी। टारगेट शुड बी, एंड इवन टारगेट टाइम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्टडी से स्पेसिफिक होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने टारगेट को टॉपिक स्पेसिफिक नहीं रख सकते। क्यों? बिकॉज सम टॉपिक्स टेक्स टाइम। भले ही वो छोटा सा टॉपिक देखे आपको 2 पेज का, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए, राइट। सो टाइम के अकॉर्डिंग चलो कि यार मुझे अभी इतना टाइम देना है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो अप करोगे ना चीजों को, तो आपकी विजय होगी, राइट। अपने आप को ट्रैक करो कि मैंने कितने घंटे क्या पढ़ाई करी है, राइट। एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एटलीस्ट आपको पता रहे कि आपने जो है वो कितना इन्वेस्ट किया अपना टाइम अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में। तो उससे भी एक पर्टिकुलर मोटिवेशन मिलता है, उससे भी आप आगे बढ़ते हो, अपने आप को रेगुलर बेसिस पर प्रिपेयर करते हो। शिवाजी जी मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस, उन्होंने अपनी सेना को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था, तभी तो वो इस प्रकार से पूरी चीज हारने के बाद भी फिर से मुगलों के ऊपर उन्होंने विजय हासिल कर ली। तो उनकी मराठा घुड़सवार सेना 2 विभागों में विभाजित थी, एक था बागीर और दूसरा था सिल्हादार। बागीर राज्य द्वारा सुसज्जित और भुगतान किया जाता था, मतलब कि स्टेट द्वारा इक्विप और पेड की जाती थी, राइट। पेमेंट जो है वो बागीर को स्टेट देते थे, बारगीर। और सिल्हादार की अगर हम बात करें तो सामंतों द्वारा रखी जाती थी, जो भी सामंत वगैरह जो होते थे, नोबल्स वगैरह जो होते थे, वो मेंटेन करते थे सिल्हादार को। तो स्टेट मेंटेन करती थी बारगीर्स को, और सिल्हादार मेंटेन किए जाते थे स्टेट्स के द्वारा, राइट। पैदल सेना में मावली पैदल सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिली थी। तो ये सब काफी सारे फैक्ट है शिवाजी जी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट।